जरा सोचिए, बाजार का एक टुच्चा बदमाश आपके घर आकर अपने फायदे के लिए, आपसे पैसे ठगने के लिए, आपके ही घर के मुखिया पर आरोप लगाए तो आपको कैसा लगेगा? इस सिचुएशन में आप उस बदमाश की बातों में आकर अपने घर के मुखिया पर सवाल उठाएंगे या उस बदमाश को घर से बाहर निकालेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस बदमाश को घर से बाहर निकालेंगे और अपने घर के मुखिया का साथ देंगे ना, कि उस बदमाश द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को सच मानते हुए उसका ढिंढोरा पूरे मोहल्ले में पीटेंगे। आज ऐसी ही सिचुएशन हम सभी के घर, हमारे प्यारे भारत देश की चौखट पर खड़ी है और हम लोग अपने मुखिया का साथ देने की बजाय उस बदमाश का साथ दे रहे हैं। और उस बदमाश का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक लाइन लिखी कि समथिंग बिग सून इंडिया, और इतने में ही हम सभी के होश उड़ गए, ये सोचते हुए कि अब हिंडनबर्ग किस कंपनी के शेयर्स की लंका लगाएगा। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स ने इस ट्वीट को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि जैसे भारत देश की इकोनॉमी ऐसे ट्वीट्स के ऊपर ही टिकी हो। हिंडनबर्ग रिसर्च को हमारी मीडिया ने इस कदर बड़ा बना दिया और इस तरह की उसकी हाइप क्रिएट कर दी कि मानो जैसे हिंडनबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्या हिंडनबर्ग की इंडिया की ग्रोथ के आगे कोई औकात है? क्या हिंडनबर्ग जैसा या कोई और बदमाश कल को उठ के हमारे देश के लिए कुछ भी बोल देगा तो क्या हम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे? आज की इस वीडियो में मैं हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर बात करने नहीं आया हूं। मैं अपने ही देश में बैठे उन लोगों की बात करने आया हूं जिसने ऐसे बदमाशों को हमारे देश के खिलाफ बोलने को प्रोत्साहित किया। अगर इसके बारे में विचार ना किया गया तो ना जाने फ्यूचर में हिंडनबर्ग जैसे कितने ही आएंगे और हम पे एलिगेशंस लगा के खुद की जेब भर जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में डाटा पॉइंट्स के साथ फैक्ट्स पेश करूंगा जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और भारत देश के साथ साथ खुद का भी विकास कर सकें। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। अगस्त 2022 को जब फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया, तभी से ही सबकी नजरें गौतम अडानी के ऊपर हो गईं। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतने कम समय में गौतम अडानी ने इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। और अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स का चार्ट पैटर्न देखें तो उन दिनों इस ग्रुप के शेयर्स में कोई बड़ी हलचल नहीं थी, बल्कि इस ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स का ट्रेंड या तो डाउन था या साइडवेज। फिर 23 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट है जिससे अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह से गिरते हैं। उस समय 90% लोगों को पता ही नहीं था कि यह हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर है कौन और करती क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को दुनिया भर के न्यूज चैनल्स एंड मीडिया हाउसेस ने इस तरह दिखाया मनो जैसे सभी के सभी अडानी ग्रुप के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हों। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट कभी इतना नुकसान ना कर पाती अगर उसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर हाइप ना क्रिएट की जाती। और हिंडनबर्ग तो ठहरी शॉर्ट सेलर कंपनी जिसने अडानी ग्रुप के शेयर्स को पहले शॉर्ट सेल किया, फिर रिपोर्ट पेश कर दुनिया भर में हाइप क्रिएट की ताकि सभी शॉर्ट सेलर्स एक्टिवेट हो सकें और अडानी ग्रुप के शेयर्स को और ज्यादा शॉर्ट कर प्राइस नीचे गिरा सके। इस शॉर्ट सेलिंग से हिंडनबर्ग रिसर्च ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, जो कहीं ना कहीं हमारे ही थे, जिसे डरकर हमने खो दिया। हिंडनबर्ग ने हमारी ही मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हमारी साइकोलॉजी के साथ खेला और हमारी जेब खाली करके अपनी जेब भरकर साइड हो गया। एक नजर जरा अडानी पावर के इस चार्ट पर डालें। 23 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो शेयर रोज गिरता हुआ 28 फरवरी को 280 रुपए से 134 रुपए पर आ गया और 1 मार्च से ऊपर का रुख करता हुआ वही शेयर 134 रुपए से बढ़कर 9 जून को दोबारा 280 रुपए पर आ गया और तब से लेकर अभी तक शेयर प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है। इस दौरान क्या आपने इस सवाल का जवाब जानना नहीं चाहा कि इतने गंभीर एलिगेशंस लगने के बाद भी अडानी पावर का स्टॉक इतना कैसे बढ़ गया? इस सवाल का जवाब छिपा है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर, जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही न्यूज एंड सोशल मीडिया में इसके बारे में किसी ने बात की होगी। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का इन्वेस्टिंग का सिंपल सा लॉजिक लगाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किन स्टॉक्स में पैसा लगाना है और किन में नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं
कि मैं उन कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करता हूं जिनका विजन बड़ा होता है, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं और जिनके पास अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा खासा कैश फ्लो हो। अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज इस क्राइटेरिया में फिट होती हैं। आप अडानी पावर को ही देख लीजिए। यह कंपनी क्वार्टरली एंड एनुअली अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। कैश फ्लो भी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। डेट भी कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। डोमेस्टिक से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में होल्डिंग्स है और यह कंपनी पावर सेक्टर में काम कर रही है, जिसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। जरा सोचिए, अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होते तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाते? और अगर अडानी ग्रुप की कंपनीज इतनी ही करप्ट होती तो इस ग्रुप की कंपनीज के शेयर जिस तरह गिरे थे कभी रिकवर ही ना कर पाते। लेकिन सभी की सभी कंपनीज ने रिकवर भी किया और प्राइस के नए हाईज भी लगाए। शॉर्ट सेलिंग कंपनीज का सिर्फ एक ही काम है कि पहले शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस बनाओ, फिर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट पेश कर मीडिया की हेल्प से नेगेटिव हाइप क्रिएट करो ताकि डर का माहौल पैदा हो सके। फिर शॉर्ट सेलिंग से खूब पैसा कमाने के बाद उसी कंपनी के शेयर्स को दोबारा से सस्ते रेट में खरीद लो और उसके बढ़ जाने के बाद उसे दोबारा से बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाओ। इस साइकिल में ऐसे लोग तो कमा जाते हैं, लेकिन फंसते वही हैं जो बिना अपने एंड से एनालिसिस किए डर कर अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया एल्गोरिदम के 3 दिन के फंडे की। एक छोटी सी चीज पर आज ही से गौर देना शुरू कीजिएगा कि जब भी कोई नई न्यूज आती है तो उसे हर जगह, खास करके सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज्यादा हाइप मिलती है, लेकिन 3 दिनों के बाद ही वो हाइप कहां गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। 3 दिन बाद वो न्यूज ऐसे गायब होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन पहले अमेरिका का रिसेशन को लेकर डेटा आया और इस डेटा को न्यूज चैनल एंड सोशल मीडिया पर इस तरह पेश किया गया मानो जैसे अब सब खत्म होने वाला है। और आज कोई भी न्यूज चैनल देख लो या सोशल मीडिया देख लो, कोई भी अब रिसेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा। इस न्यूज को ऐसे साइड कर दिया गया जैसे अमेरिका में रिसेशन 2 दिन में ही खत्म हो गया हो। इजराइल ईरान की वॉर को ऐसे पेश किया गया जैसे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला हो और अब क्या बना उस वॉर का कोई बात ही नहीं कर रहा। मैक्सिमम 3 दिनों से ज्यादा कोई भी न्यूज पेश नहीं की जाती, लेकिन वो न्यूज 3 दिनों में ऐसा इंपैक्ट डाल जाती है जिसकी भरपाई करने में काफी समय लग जाता है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया फ्री है तो इसे जी भर के इस्तेमाल करो, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि यह सोशल मीडिया आपसे आपकी सबसे कीमती चीजें छीन रहा है और वो कीमती चीजें हैं आपका समय और आपकी अटेंशन। इसी वीडियो के जरिए मैं आपकी अटेंशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ खींचना चाहूंगा और वो है मेक अ लॉट ऑफ नॉइज टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन एंड हाइड द रियल फैक्ट्स इन दिस नॉइज। सुज़लॉन कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपए पर ट्रेड कर रहा था जब यह खबर निकलकर बाहर आई कि सुज़लॉन कंपनी डेट फ्री हो गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और खुशी की बात है। न्यूज चैनल्स एंड सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई, लेकिन किसी ने भी इस शोर में यह नहीं जानना चाहा कि आखिर कैसे इतना सारा कर्ज सुज़लॉन ने चुका अपने आप को डेट फ्री घोषित कर दिया। जरा इस डेटा को स्टडी करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया। 2020 में सुज़लॉन के ऊपर कुल डेट था 13,000 करोड़ के करीब, जो सुज़लॉन ने साल 2021 में कर्ज चुका के कर दिया लगभग 7,000 करोड़ के करीब। अगर सुज़लॉन का साल 2021 में नेट प्रॉफिट देखें तो वो था करीब 104 करोड़ का और कैश फ्लो था 530 करोड़ का। तो आखिर इतना कम प्रॉफिट होने और कैश फ्लो होने के बावजूद सुज़लॉन ने इतना सारा कर्ज उतारा कैसे? अगर आप इसी प्रोसेस को आगे देखते जाएंगे तो यही पाएंगे कि सुज़लॉन का प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है जितना वो डेट उतार रही है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सुज़लॉन के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। सुज़लॉन पिछले कई सालों से अपनी होल्डिंग्स बेचती चली आ रही है, जिससे वो अपने ऊपर चल रहे कर्ज को कम करने के लिए ऐसा कर रही है। 2021 से 2024 तक अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि सुज़लॉन ने लगभग 4% अपनी होल्डिंग्स को बेच अपना कर्ज उतारा और खुद को डेट फ्री घोषित किया। अगर डेट अपनी कमाई से उतारा जाए तो उसे पॉजिटिव माना जाता है, और अगर वही डेट अपने एसेट्स बेचकर उतारा जाए तो उसे नेगेटिव वे में देखा जाता है। सभी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर लोगों ने सुज़लॉन को बढ़ चढ़कर पॉजिटिव दिखाया, लेकिन यह डेटा ना तो कभी शो किया और ना ही इसके बारे में बात करना जरूरी समझा, क्योंकि यह लोग नहीं चाहते
कि आप इस कदर एजुकेट हो सकें जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन खुद से अपने फैसले कर सके। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो गए तो इनकी सुनेगा कौन? मैं कोई नहीं होता किसी भी कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर बोलने वाला। कंपनी का जो भी विजन है वह कंपनी के ऊपर है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए डिस्कस किए ताकि आप भी अंदर की बातों से वाकिफ हो सकें और मीडिया की नेगेटिव बातों से खुद को बचाते हुए सही फैसले ले सकें। तो ये थे वह फैक्ट्स एंड पॉइंट्स जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर आज खुद को एजुकेट ना किया गया तो ऐसे ना जाने कितने हिंडनबर्ग आएंगे और हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज अपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सचेत हो अपने आप को नेगेटिविटी से बचा सकें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।